Welcome to Pathshala. Today we are going to learn what are the errors, what are the sources of error, how we can minimize the error in any experiment or in any measurement. Clear? And how we can quantify the error. What are the basic definitions for quantification of errors. तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट या मेज़रमेंट लेते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें एरर आ ही जाते हैं. ठीक है, एरर के कई सारे सोर्स हो सकते हैं. हो सकता है आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो एक्सपेरिमेंट के लिए, आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो मेज़रमेंट के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट हो सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक हो, लेकिन आपकी जो एक्सपेरिमेंट करने का जो मेथड है, आपका एक्सपेरिमेंट करने का जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, जो मेजरिंग प्रोसेस है, हो सकता है उस प्रोसेस में कोई फॉल्ट हो, तो भी आपके फाइनल रिजल्ट में एरर आ जाएंगे. या फिर हो सकता है सब कुछ ठीक हो, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटर है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो केयरलेसनेस, उसके अंदर केयरलेसनेस हो, वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा है, देख कुछ रहा है, लिख कुछ रहा है. जब वो कैलकुलेट कर रहा है तो जहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहिए वहाँ पे वो प्लस कर दे रहा है. पावर 3 चढ़ानी चाहिए तो उसने पावर 4 चढ़ा दी है, शीयर केयरलेसनेस की वजह से. ठीक है. या फिर कई बार एक्सपेरिमेंट्स में रैंडम एरर भी एंटर कर जाते हैं. रैंडम एरर के कॉजेज़ को पिन पॉइंट कर पाना उतना आसान नहीं होता है. आपने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट सेट किया, बिल्कुल वैसे जैसे आप करते हो एग्जैक्टली वैसे ही किया, और एक बार रिजल्ट आया 2.4. अगली बार सब कुछ वैसे ही किया और अगली बार रिजल्ट आ गया 2.5. वही एक्सपेरिमेंट, वही प्रोसीजर, वही एक्सपेरिमेंटर, वही प्रोसेस. ठीक है. तो वो कई बार होता है, कई अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं, मशीन में कुछ अंदर फ्लक्चुएशन होते हैं, बाहर एक्सटर्नल कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं और वो हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं. ठीक है. तो जब उस तरह के एरर होते हैं तो उनको हम रैंडम एरर कहते हैं. ठीक है. तो एरर टोटल 3 तरह के होते हैं, तो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे. जो सबसे पहला टाइप है एरर का, वो है आपका सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर. ठीक. तो सबसे पहले लिख लेना है आपको, उसके बाद इसके टाइप्स लिखेंगे. द सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. that tend to be in one direction, either positive or negative. In fact, the causes of systematic errors are known. In fact, the causes of systematic errors are known. Therefore, such errors can be minimized. तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं वो क्या कह रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक एरर वो एरर होते हैं जो कि एक डायरेक्शन में होते हैं. एक डायरेक्शन का मतलब या तो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे. पॉजिटिव होंगे तो सारी रीडिंग जितनी भी बार वही एक्सपेरिमेंट रन करोगे, हमेशा एरर पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ वो आप समझो. मान लिया आप लेंथ मेज़र कर रहे हो, ढंग से समझना. आप क्या मेज़र कर रहे हो? आप लेंथ मेज़र कर रहे हो, और आपकी जो स्केल है, जिस स्केल की हेल्प से आप लेंथ मेज़र कर रहे हो, वो स्केल फॉल्टी है. मतलब कुछ इस तरह से जहाँ पे 0 होना चाहिए, ऑनली 0 से स्केल स्टार्ट करता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, इस तरह से होता है. ठीक है. ये स्केल फॉल्टी है. ये स्केल में जो रीडिंग है वो 0 से स्टार्ट ना होकर वो 1 से स्टार्ट है. 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है. अब आप जब भी इस स्केल से रीडिंग लोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़र करोगे, तो ये स्केल हमेशा ज़्यादा रीडिंग देगा. अगर उसकी 4 सेंटीमीटर रीडिंग होगी तो ये 5 सेंटीमीटर बताएगा. अगर उसकी 5 सेंटीमीटर रीडिंग होगी तो ये 6 सेंटीमीटर बताएगा. अगर उसकी 4.4 होगी तो ये 5.4 बताएगा. ठीक. वो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये स्केल फॉल्टी है. इसमें रीडिंग शुरू ही 0 से ना होकर कहाँ से शुरू हुई है? 1 से शुरू हुई है. ठीक. आप तो सिर्फ मेज़र करे जा रहे हो, आपका इधर ध्यान नहीं है कि इसमें क्या फॉल्ट है. ठीक है. या फिर ऐसा भी हो सकता है इतना बड़ा फॉल्ट ना हो, थोड़ा छोटा फॉल्ट हो जो आपको दिख ना पाए. रीडिंग इसमें 0 से ही शुरू है, लेकिन 0 और 1 के बीच में 9 मार्किंग होनी चाहिए. 0 और 1 के बीच में 9 मार्किंग होनी चाहिए. हो सकता है उसने मार्किंग 8 ही करी हो और यहाँ पे 1 लिख दिया हो. यानी जिसको आप 1 सेंटीमीटर समझ रहे हो, एक्चुअली वो 1 सेंटीमीटर ना होकर 0.9 सेंटीमीटर है. और उसके बाद सब कुछ ठीक किया. उसके बाद ये आपका 2 है, यहाँ पे मार्किंग आपकी 3 की है, यहाँ पे मार्किंग 4 की है.
तो ये जो है हो सकता है आप इसको फाइंड ना कर पाओ, ठीक है। तो अब ये जो रीडिंग जो भी बताएगा वो हमेशा 0.1 mm ज़्यादा, सॉरी 1 mm ज़्यादा बताएगा, यानी 0.1 सेंटीमीटर रीडिंग ही ज़्यादा बताएगा। अगर इसने आपको बताया 2.1 तो एक्चुअली वो कितनी होगी, वो सिर्फ होगी 2 सेंटीमीटर। अगर इसने इस स्केल ने आपको रीडिंग बताया 3.4 सेंटीमीटर तो एक्चुअल में वो कितनी होगी 3.3। तो सिस्टमेटिक एरर जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में फॉल्टी डिज़ाइन है इस वजह से भी हो सकते हैं, ठीक। और इसमें बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अगर आप इस स्केल से रीडिंग मेज़र करोगे तो हमेशा वो ज़्यादा ही बताएगा, या अगर मान लिया इसके बीच में 0 1 के बीच में 9 मार्किंग होनी चाहिए, उसने 11 मार्किंग कर दी है या 10 मार्किंग कर दी है, तो अब जो ये रीडिंग बताएगा स्केल वो हमेशा कम बताएगा। अगर ये बता रहा है 2.3 तो एक्चुअल में कितनी होगी 2.4। तो ये हर किसी की कम बताएगी, ऐसे नहीं करेगा कि कभी कम बता रहा है कभी ज़्यादा बता रहा है, कभी कम बता रहा है कभी ज़्यादा बता रहा है। यानी जो एरर आ रहा है वो कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी पॉजिटिव में आ रहा है कभी नेगेटिव में आ रहा है, कभी पॉजिटिव में आ रहा है कभी नेगेटिव में आ रहा है। अगर ये सारे एरर ज़्यादा बता रहा है तो सभी रीडिंग ज़्यादा बताएगा, अगर कम बता रहा है तो सभी रीडिंग कम बताएगा। इसका मतलब हो रहा है कि जो एरर है, जो सिस्टमेटिक एरर है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, अगर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। और जो सिस्टमेटिक एरर के जो कॉजेज़ होते हैं वो पता कर सकते हैं हम, पता होते भी हैं हमको, और इस तरह से इन एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर के एग्जाम्पल क्या हैं, तो जो पहला एग्जाम्पल है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर ये पहला एग्जाम्पल है, ठीक। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी इम्परफेक्ट डिज़ाइन है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ गड़बड़ है, उसके कैलिब्रेशन में कुछ गड़बड़ है, उसकी जो मार्किंग है उसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो इस तरह से जो एरर होता है तो वो उसकी वजह क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक। आपका ज़ीरो जो है वो ज़ीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा है वर्नियर कैलिपर में, ठीक है। या जो थर्मोमीटर है वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो एरर होते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, सिस्टमेटिक ही एरर हैं, लेकिन उसमें भी किस टाइप में आएंगे, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा जो टाइप है वो क्या है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीड्यूर। दूसरी वजह ये हो सकती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अब ढंग से समझना, आप जो मेथड यूज़ कर रहे हो वो मेथड जो है उसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आपका जो एरर होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो, तो आपने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में एक थर्मोमीटर लगाया, ठीक। ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में क्या लगाया, एक थर्मोमीटर लगाया। अब मुझे बताओ आप, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो होगा, अंदर का टेम्परेचर अलग होगा और बाहर का टेम्परेचर डेफिनेटली अलग होगा। अगर ये कोई हीटेड ऑब्जेक्ट है तो कोर का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और आउटर सरफेस का टेम्परेचर कम होगा। और आपने जो थर्मोमीटर लगाया वो आउटर सरफेस में लगाया, इसका मतलब ये जो टेम्परेचर मेज़र करेगा ये आउटर सरफेस का टेम्परेचर मेज़र करेगा, उसके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेज़र नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया किसी को फीवर हो गया, तो फीवर में हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, हमने आर्म पिट में थर्मोमीटर लगाया और उससे हम बॉडी टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं। एक्चुअली वो बॉडी टेम्परेचर है ही नहीं, वो बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर है। तो जो आपका जो प्रोसीजर है, एक्सपेरिमेंटल जो टेक्निक है, उसके अंदर फॉल्ट है। और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप वे कर रहे हो, स्प्रिंग बैलेंस है आपके पास, ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया एक स्प्रिंग बैलेंस है और इस स्प्रिंग बैलेंस से मैं ये हुक है मान लिया, और उससे हैंग करके आप एक ऑब्जेक्ट को, एक ब्लॉक को वे कर रहे हो, इसका मास, इसका वेट आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें आप समझो, इसके चारों तरफ एयर है, ये एयर में हैंग किया हुआ है, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी मीडियम में रखते हैं, चाहे वो एयर हो या लिक्विड हो, तो उस पर एक बायंसी फोर्स लगता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एयर में जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो एयर भी उस पर बायंसी फोर्स लगाती है, हालांकि वो बायंसी फोर्स बहुत कम होता है,
लेकिन अगर हम कोई बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो हमको वैक्यूम में मेज़र करना चाहिए, एयर में मेज़र नहीं करना चाहिए। या फिर एयर में मेज़र कर रहे हो तो एयर का जो बायंसी फोर्स है वो हमें कैलकुलेशन में कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस टेक्निक से जो आप वेट मेज़र करोगे वो डेफिनेटली वेट एक्चुअल वेट से कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बायंसी फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रिसीजर, ठीक है, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा वो सिस्टमैटिक एरर है। ये एरर बिल्कुल सिस्टमैटिक है। क्यों? इसमें जो वेट मेजर होगा वो हमेशा एक्चुअल से कम ही होगा। कितने भी वेट मेजर करोगे सारे वेट एक्चुअल से क्या आएंगे? कम आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी कम आ रहा है कभी ज़्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है कभी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। कम आएंगे तो सारे ही कम आएंगे, क्योंकि सिस्टमैटिक एरर जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव एरर का मतलब ये है कि हमेशा वैल्यू ज़्यादा बता रहा है, नेगेटिव एरर का मतलब ये है कि हमेशा वैल्यू कम बता रहा है, ठीक। तो दूसरी वजह ये हो सकती है। पहली वजह क्या हो सकती है सिस्टमैटिक एरर की? इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरी वजह क्या हो सकती है? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। तीसरी वजह क्या हो सकती है? तीसरी वजह हो सकती है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है? कि जो आपका ऑब्जर्वर है, जो आपका एक्सपेरिमेंटर है, वो इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है, ठीक है, वो एपरेटस की प्रॉपर सेटिंग नहीं कर पा रहा है, या फिर एपरेटस को जो रीड कर रहा है, जब भी हम किसी भी एपरेटस से रीडिंग लेते हैं, एमीटर को देख रहे हैं, तो एग्जैक्टली पॉइंटर के एकदम परपेंडिकुलरली ऊपर जाके आपको देखना चाहिए। या स्केल लगा के मेज़र कर रहे हो, स्केल की रीडिंग ले रहे हो किसी की लेंथ मेज़र करने में, तो हमेशा उस स्केल के परपेंडिकुलर एकदम ऊपर जाके देखना चाहिए हमें कि मार्किंग की रीडिंग कितनी आ रही है, ठीक है। तो कहीं से भी आपको रीडिंग लेनी है तो हमेशा बताया जाता है कि आप रीडिंग को हमेशा एग्जैक्टली उसके ऊपर जाके देखो, परपेंडिकुलरली देखो। ये नहीं कि आप साइड से देख रहे हो या इस साइड से देख रहे हो, ठीक है। अगर आप साइड से देखोगे तो आप जो रीडिंग देखोगे वो एक्चुअली वो रीडिंग नहीं होगी जो वहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये जो एरर आते हैं, इसकी वजह से जो एरर होते हैं उनको हम पर्सनल एरर की टाइप में रखते हैं, और वो भी किसका टाइप है? सिस्टमैटिक एरर, ठीक। उसके बाद है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। अब इसमें क्या है? ये बहुत सिंपल है। जैसे रूम टेम्परेचर है, आप ठंड में मेज़र कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हो ठंड में, या गर्मियों में मेज़र कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हो। अब रूम का टेम्परेचर जो है वेरिएबल है, ठीक है, या रूम का प्रेशर जो है, ह्यूमिडिटी एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट कर रही है, या हवा चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो मेज़रमेंट को इफेक्ट करती हैं और सिस्टमेटिकली इफेक्ट करती हैं। अगर रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा ही है, सभी एक्सपेरिमेंट्स में वो क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। तो उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। जैसे मान लिया किसी रॉड की लेंथ आप मेज़र कर रहे थे, अब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और आपका जो स्केल है वो मेटल का स्केल है और वो मान लिया एक्सपेंड कर गया। तो जो एक्सपेंड कर गया है वो अब, ठीक है, तो जो 2 सेंटीमीटर यहाँ था वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर यहाँ पहुँच गया होगा। 3 सेंटीमीटर जो यहाँ था वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो रीडिंग बताएगा ये वो कम बताएगा। कम मतलब अगर स्केल आपका 2 सेंटीमीटर, ये जो रॉड है आपकी 2 सेंटीमीटर लेंथ की है, तो ये जो रीडिंग बताएगा वो 2 सेंटीमीटर से कम बताएगा। अगर आपकी ये जो रॉड है वो 3 सेंटीमीटर की है, तो अब ये जो रीडिंग बताएगा वो 3 सेंटीमीटर से कम बताएगा, क्योंकि अब इसका 3 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गया, ठीक। तो ये भी किसके टाइप्स हैं? आपके सिस्टमैटिक एरर के टाइप हैं। क्लियर? ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? सिस्टमैटिक एरर्स हैं। सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंप्रूविंग precision of instruments, by improving experimental techniques, by improving the person who is doing the experiment, ठीक है। तो इन सारी तरह से हम सिस्टमैटिक एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, आपके जो आउटपुट आएंगे उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हैं सारे सिस्टमैटिक एरर्स। अब दूसरा जो इसमें आता है वो आते हैं रैंडम एरर्स। नाम ही है उनका रैंडम एरर, इसका मतलब ये कभी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे, कभी ये नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। द रैंडम एरर्स आर द एरर्स विच अकर इरेगुलरली विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज ये इरेगुलर होते हैं, यानी कभी ये पॉजिटिव होंगे कभी ये नेगेटिव होंगे।
पॉजिटिव में भी कभी ज़्यादा पॉजिटिव एरर होगा, कभी कम पॉजिटिव एरर होगा। निगेटिव में भी कभी ज़्यादा निगेटिव एरर होगा, कभी कम निगेटिव एरर होगा। सो दे आर इरेगुलर, दे आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। रैंडम एरर रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस की वजह से आते हैं, ठीक है। उनको हम चांस एरर भी कहते हैं, ठीक है। सेम एपरेटस, सेम प्रोसीजर, सेम पर्सन रीडिंग ले रहा है तो हर बार सेम रीडिंग कभी नहीं आती है, उसमें कुछ ना कुछ रैंडम एरर्स हो जाते हैं। रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने का तरीका है, ठीक है। जो भी एरर दोनों डायरेक्शन में होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, उन एरर्स को मिनिमाइज करने का एक तरीका होता है कि आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नंबर ऑफ रीडिंग्स, एक्सपेरिमेंट्स कई बार रन करो, बहुत सारी रीडिंग लो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप बहुत ज़्यादा लो, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लोगे, जितनी बार एक्सपेरिमेंट रन करोगे, और उन सब का जब आप एवरेज निकालोगे तो रैंडम एरर अपने आप मिनिमाइज हो जाएंगे। क्यों मिनिमाइज हो रहे हैं? क्योंकि कुछ बार वो पॉजिटिव होंगे, कुछ बार वो नेगेटिव होंगे। जब आप उनको ऐड करोगे तो वो आपस में कैंसिल करने की टेंडेंसी रखेंगे। एग्जैक्टली कैंसिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ हद तक कैंसिल कर देंगे, ठीक। तो इसमें आपको लिख लेना है, रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड by repeating the observation large number of times and taking the arithmetic mean of all the observations. By repeating the observation large number of times and taking the arithmetic mean of all the observations. क्लियर, ठीक है। इसको आप ढंग से समझो। मान लिया आपने 10 ऑब्जर्वेशन लिया और उसमें रैंडम एरर मान लिया आया x0। आपने 10 ऑब्जर्वेशन लिए और उसमें रैंडम एरर आया आपका x0, ठीक। तो जब आप 100 ऑब्जर्वेशन लोगे, 10 टाइम्स ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लिए हैं, तो रैंडम एरर भी 1/10 टाइम हो जाएगा। यानी अब जो रैंडम एरर आएगा वो x0/10 हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, जितने टाइम्स हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा देते हैं, रैंडम एरर उतने ही टाइम्स क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का बिल्कुल सही तरीका है कि आप क्या करो, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लो, ठीक। अब तीसरा जो है वो है ग्रॉस एरर। ये सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपेरिमेंटर है, जो ऑब्जर्वर है, सिर्फ और सिर्फ उसकी शेयर केयरलेसनेस की वजह से आते हैं। इसमें प्रोसीजर का कोई रोल नहीं होता है, इसमें इंस्ट्रूमेंट का कोई रोल नहीं होता है, एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन, वेरिएशन, किसी चीज़ का कोई रोल नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आते हैं, उसकी केयरलेसनेस की वजह से आते हैं। कैलकुलेशन करनी शुरू करी, जहाँ पे प्लस लगा था वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यू लिखनी थी 3.5, उन्होंने वैल्यू लिख दी 3.6, ठीक। देखी वैल्यू 3.5 ही, लेकिन जब लिखने की शीट में लिखने की बारी आई तो वहाँ लिख दी 3.6, ठीक है। तो जब इस तरह के एरर होते हैं इनको हम कहते हैं ग्रॉस एरर। तो लिख लेना है इसमें, दीज एरर्स अराइज ऑन अकाउंट ऑफ शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। फॉर एग्जाम्पल क्या कह जाएंगे, रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली। रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया वो कुछ वे करने जा रहा था, ठीक है, कुछ वे करने जा रहा था। अब वे करने का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि आपने इस तरफ कुछ सामान रखा हो, इस तरफ कुछ वजन रखे हुए हैं, कुछ वेट्स रखे हुए हैं, तो आपको वेट करना है। ये तब तक वेट करना है जब तक कि पॉइंटर एकदम वर्टिकल ना हो जाए। अब आपने रखा और पॉइंटर रुक नहीं पाया, पॉइंटर बस हिल ही रहा था, इधर उधर हो रहा था, तब तक आपने रीडिंग ले ली कि हाँ भाई इतनी रीडिंग हो गई, ठीक। तो ये क्या है, ये आपने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली सेट नहीं होने दिया और उससे पहले ही रीडिंग ले ली आपने, ठीक है। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, आपका ग्रॉस एरर की कैटेगरी में, ठीक है। टेकिंग रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली। यहाँ पे रखा हुआ था टोटल 1 kg और आपने गौर नहीं किया और आपने लिख दिया उसको 2 kg। ये भी क्या है, ग्रॉस एरर, ठीक है। यूजिंग द रॉन्ग वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द कैलकुलेशन। चलो ठीक है, आपने 1 kg देखा यहाँ पे और 1 kg लिख लिया, लेकिन जब कैलकुलेशन में मास की वैल्यू रखने आई तो वहाँ पे आपने 2 kg रख दिया, ठीक है। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, ग्रॉस एरर की कैटेगरी में। ग्रॉस एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है कि जब ऑब्जर्वर आपका सिंसियर और मेंटली अलर्ट होता है तो ग्रॉस एरर डेफिनेटली कम होते जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के एरर पढ़े हैं हमने। सबसे पहला जो था वो क्या था आपका, सिस्टमैटिक एरर्स।
उसमें क्या क्या वजह हो सकती है, उनको किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं हम। दूसरा था रैंडम एरर। रैंडम वजह से होते हैं, चांस एरर भी कहते हैं इनको, और इनको मिनिमाइज़ करने का एक ही तरीका है कि आप नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लो। आपको एक्सपेरिमेंट में जो प्रोसीजर है उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट की जो सेटिंग है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रैंडम एरर को मिनिमाइज़ करना है तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लो। और तीसरा था आपका ग्रॉस एरर। ये शेयर केयरलेसनेस की वजह से होते हैं, और इसको करेक्ट करने का सही तरीका क्या है कि सिंसियर और मेंटली अलर्ट पर्सन को चूज़ करो आप एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए, एंड योर ग्रॉस एरर विल बी मिनिमाइज्ड। क्लियर?